बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस मरतबा एक दिलचस्प इत्तफ़ाक ये हुआ कि यौम चपेड़ और यौम दस्तूर एक साथ आए। यौम यानी आगे पीछे आए। यौम चपेड़ से मुराद वो दिन था जब आज से एक साल एक दिन पहले इमरान ख़ान को हुकूमत से अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया और ये निकलने पर आमादा नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ने पर तैयार नहीं था। तो इतलात के मुताबिक उस वक्त जो आई थी वो ये थी कि इसको फिर जहाँ थप्पड़ रसीद किए गए और ये मज़ीद थप्पड़ों से बचने के लिए बाथरूम में छुप गया। बाथरूम में छुपना इसका पसंदीदा मशगला है। जब इसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था तो तब भी ये बाथरूम में जाकर छुप गया था और फिर अदालत ने इसे रेस्क्यू किया था। तो यौम चपेड़ को एक साल हो गया और ये यौम तकबीर की तरह यौम चपेड़ भी मेरा ख्याल है कि अब हर साल मनाया जाता रहेगा। और इसके अगले दिन यौम दस्तूर मनाया गया, यानी जब पाकिस्तान को बने हुए दस्तूर पाकिस्तान को बने हुए पूरे 50 साल निसफ सदी हो गई। तो इस मौके पर सेनेट में इजलास हुआ जिसमें सीनियर मोस्ट जज और अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने ख़िताब किया। इस ख़िताब पर पीटीआई वालों ने बहुत उद्दम मचाया। उस उद्दम की तफसील है, तो उस उद्दम पर तबसरा है, तफसील नहीं तबसरा है। और फिर बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की उसने तो इन साजिशी टोले के 4 रुकनी साजिशी टोले के पड़खते उड़ा कर रख दिए। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी तकरीर में ये कहा कि वो पार्लियामेंट को ये बताना चाहते हैं कि वो दस्तूर के साथ खड़े हैं और ये वो सबसे बड़ा मैसेज है जो 4 रुकनी साजिशी टोले को दिया गया, जो आइन का नाम सुनकर ही भड़क जाता है और जिसकी सारी तगो-दो का महवर आइन के ख़िलाफ़ साजिश करना है। और पार्लियामेंट में आइंदा के चीफ जस्टिस का आना इस बात का खुला पैगाम था कि सुप्रीम कोर्ट से बालातर और बालादस्त इदारा वो पार्लियामेंट है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। ये वो सच्चाई है जिसको इससे पहले हमारे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज तस्लीम करने से इनकार करते चले आ रहे हैं। ये पहला मौका है कि इस बालादस्ती को तस्लीम किया गया है और आइन का एहतराम करने का इकरार किया गया है। इस मौके पर ज़ाहिर सेनेट एक सियासी इदारा है, वहाँ सियासी तकरीरें हुई। तो इन तकरीरों से जस्टिस ईसा साहब ने लातल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि मेरा इनसे कोई तल्लुक नहीं। बिल्कुल दुरुस्त था, अगरचे वो ना भी करते तब भी कोई हर्ज नहीं था, इसलिए कि वो तो यौम दस्तूर के साथ यकजहती के लिए गए थे, सियासतदानों के साथ यकजहती के लिए नहीं गए थे। उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा जब सुप्रीम कोर्ट में फैसले आएंगे तो जो आइन के ख़िलाफ़ बात होगी तो उसके ख़िलाफ़ फैसला जाएगा और पार्लियामेंट के जिनके भी ख़िलाफ़ फैसला जाएगा। तो ये बात उन्होंने एक रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए कर दी, अगरचे वो ना भी करते तो तब भी उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आयद हो सकता था। तो अब पीटीआई इस पर ये बकवास कर रही है कि ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपोजिशन के यानी पीटीआई के अपोजिशन के सियासतदानों से यकजहती ज़ाहिर की है। कितनी बड़ी बकवास है। वो पार्लियामेंट गए हैं, पार्लियामेंट को सलाम किया है, पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है, आइन का एहतराम किया है। किसी सियासी पार्टी या हुकूमत के इजलास में नहीं गए, जैसा कि वो साकिब नसूर जाया करता था। आपको याद होगा कि साकिब नसूर को सामने बिठा कर एक इजलास में इमरान खान ने कहा था कि जज साहब आपने ये जो तब्दीली आई है, जो पाकिस्तान में तब्दीली का बाब जो है ये आप ही की वजह से रकम हुआ है और नए पाकिस्तान के बानी दरअसल आप हैं। ये था मन तुरा हाजी बगोयम तू मेरा हाजी बगो वाला मसला। तो वो उस वक्त साकिब नसूर जो था वो चीफ जस्टिस था, वो हुकूमती इजलास में बैठा और इमरान खान के मुँह से ये इतराफ़ उसने सुना कि ये जो जाली इलेक्शन हुआ है और जिसमें पीटीआई कामयाब हुई है तो इसका बानी जो इसका सेहरा है वो साकिब नसूर को जाता है। तो उस वक्त पीटीआई के लिए ठीक था, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ना तो किसी हुकूमती इजलास में गए, ना किसी हुकूमती सेमिनार में गए, वो पार्लियामेंट में गए। अब पार्लियामेंट में इस मौके पर जो तकरीरें होती हैं उनका फ़ाइज़ ईसा से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। फ़ाइज़ ईसा तो पार्लियामेंट गए थे यौम दस्तूर से यकजहती मनाने के लिए, और साकिब नसूर तो वो खंजीर था जिसने आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए शेख रशीद की इंतखाबी मुहिम चलाई, पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चलाई और एक इजलास में उसने खुल कर ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को तो मैं ऐसे चुटकी बजाते हुए नाअहल कर दूंगा। तो इस तरह के नासूर सुप्रीम कोर्ट में अब भी मौजूद हैं।
جس کا ذکر بلاول بھٹو نے اپنی شاندار تقریر میں کیا۔ شہباز شریف صاحب کو یہ تقریر سننی چاہیے، یہ تقریر بلاول کی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی ہی تقریر شہباز شریف کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تھی۔ تو بلاول نے کہا کہ سازش ناصر، آئین کے خلاف سازش کرنے والے، پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے جج اب بھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ سے اب بھی سازشیں ہو رہی ہے۔ اور یہ سازشی کون ہے؟ یہ چار کٹولہ جو سازشیں کر رہا ہے، آئین کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف۔ اس بلاول نے 10 سالہ منصوبے کا بھی ذکر کیا۔ اچھا، یہ وہ نقطہ ہے جو یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ آخر یہ چار جج آئین کے خلاف سازشوں سے، پاکستان کے خلاف سازشوں سے باز کیوں نہیں آ رہے۔ دراصل ایک 10 سالہ منصوبہ تھا جس کے تحت یہ موجودہ جو چیف جج ہے بندیال، اس کو نہ صرف یہ کہ توسیع دینی تھی، بلکہ ایک وعدہ ایسے یہ کیا تھا کہ یا آپ کو توسیع دیں گے یا آپ کو ہم پاکستان کا اگلا صدر مملکت بنائیں گے۔ تو آج سے 2 سال پہلے تک جن لوگوں نے یہ ذہن پکا لیا ہو کہ ہم نے اس ملک پر 10 سال راج کرنا ہے، جس طرح کے بلاول کے الفاظ ہیں کہ ایک طرف سلیکٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوگا، ایک طرف سلیکٹڈ آرمی چیف بیٹھا ہوگا، ایک طرف سلیکٹڈ چیف جسٹس بیٹھا ہوگا، تو یہ چیزیں جب ان کو یہ مسلسل ایک یقین دلایا گیا فوج کی طرف سے بھی کہ آپ لوگ یہ سارا سسٹم جو ہے 10 سال کے لیے آیا ہے، اور وہ 10 سال کے خواب پکا کر بیٹھے ہوں اور یکا یک یہ خواب ٹوٹ جائے، تو ان کا پھر تلملانا برحق نظر آتا ہے نفسیاتی اعتبار سے۔ اور اس کو ہم نفسیاتی بیماری کے نام بھی دیتے ہیں کہ وہ چیز جو تھی وہ نہیں رہی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہیں رہے، وہ چیز ہمارے پاس رہنی چاہیے۔ تو یہ ساری سازشیں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں۔ تو اسی سے جڑا ہوا معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو ایک طرف آپ نے دیکھا کہ یہ جو سازش تھی اس کے تحت الیکشن کمیشن کو مفلوج کرنے کا ایک پلان بنایا گیا۔ پلان کے 2 حصے تھے۔ الیکشن کمیشنر کو ایک طرف عمران خان جلکار کا نشانہ بنائے گا، استعفے کا مطالبہ کرے گا، اس کے خلاف مظاہرے کرے گا، تقریریں کرے گا، نعرے لگوائے گا، سوشل میڈیا کی کمپین چلائے گا۔ تو دوسری طرف بندیال برادران جو ہے، بندیال کا ٹولہ جو ہے، یہ الیکشن کمیشن کے پر کاٹے گا۔ تو ناظرین، اس میں جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشنر نے پارلیمنٹ سے بالواسطہ بہت قانونی اور ٹیکنیکل الفاظ میں نئی قانون سازی یا ایکٹ میں ترمیم کا مطالبہ یا تجویز پیش کر دی ہے تاکہ الیکشن کمیشنر کے اختیارات بحال ہو جائیں۔ اسپیکر کو اور سینٹ کے چیئرمین کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کے سیکریٹری نے خط لکھا ہے جس میں صورتحال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں جو 3-4 نقطے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ سارا خط پڑھنے کے قابل ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اخبارات میں چھپ گیا ہے پورا، سارا خط اہم ہے، لیکن اس کے جو 3-4 جو مین نقطے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے الیکشن کمیشنر نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آئین کے تحت صدر انتخابات کی تاریخ دے ہی نہیں سکتا، صدر نے انتخابات کی تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور دوسرے 3 مارچ اور 10 مارچ کے فیصلوں کے ذریعے الیکشن کمیشنر کو بے اختیار بنا دیا گیا، اس کی ڈیٹ متاثر کی گئی ہے، جبکہ آئین کے تحت انہوں نے کہا، سیکرٹری صاحب نے خط میں لکھا، اس خط کی کاپی وزیر اعظم کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشنر کسی اور ادارے کا ماتحت نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اور الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، کب اس کے لیے حالات سازگار ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کا واحد مجاز ادارہ الیکشن کمیشنر ہے۔ لیکن 3 اور 10 مارچ کے فیصلوں نے اسے اس اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے جو کہ خلاف آئین ہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈسکا الیکشن میں جن افسروں نے دھاندلی کی تھی ہم نے ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے، لیکن عدلیہ نے اس فیصلے کو معطل کر کے رکھ دیا اور ان افسروں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ بے فکر رہو، تم نے قانون شکنی کی ہے، تم نے دھاندلی کی ہے، تم نے غنڈہ گردی کی ہے، تم نے حلف سے روگردانی کی ہے، تم نے بدماشی کی ہے، فکر نہ کرو، ہم تمہارے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ خط جو ہے دراصل کئی لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ خط کیوں لکھا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے شاید اس کو محض ایک شکایت نامہ سمجھا ہے۔ یہ شکایت نامہ نہیں ہے، یہ حکومت کو اور پارلیمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو، سیاسی نمائندوں کو، ایوان میں سیاسی نمائندوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر کے اختیارات کو بحال کریں۔ اور ناظرین، اگلے چند دنوں میں الیکشن کمیشنر کے اختیارات کی بحالی
पार्लियामेंट के ज़रिए से होने वाली है और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और जो बिंदियाल और इमरान पर बुरी तरह बिजली बनकर गिर सकती है। नाज़रीन, इसी हवाले से आगे चलें तो एक वकील साहब हैं सरदार सुल्तान डोगर साहब, उन्होंने बिंदियाल, एजाजुल हसन, वो ट्रक्का वाला मुज़ाहर और मुनीब अख्तर, इन चारों के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दर्ज करा दी। कंप्लेंट को आप रेफरेंस के हम माने समझिए। रेफरेंस हुकूमत की तरफ से होता है और या किसी बार के इदारे की तरफ से होता है। ये इनफरादी ऐसे कंप्लेंट कहा जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन चारों जजों ने, यानी बिंदियाल ने और एजाज ने और मुनीब ने और ट्रक्का वाले ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन का हलफ तोड़ा है और मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, इनको बरतरफ किया जाए। अब इस कंप्लेंट पर क्या पेश रफ्त होती है? हुकूमत को कुछ न कुछ एक ढांचा बनाना होगा और वो एक फ्रेमवर्क बना रहे होंगे कि किस तरह इन चीज़ों को आगे परसू किया जाए। और आइन के मुताबिक इस बात की शक्ल है कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ इस तरह के रेफरेंस या कंप्लेंट आ जाए और कार्रवाई शुरू करनी हो तो वो जुडिशल कमीशन में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये है कि जब ये इसकी समाअत होगी तो बिंदियाल नहीं बैठेगा, ये समाअत करेंगे चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे सीनियर तरीन जज हैं, यानी जस्टिस फायज़ ईसा साहब, इसकी समाअत करेंगे, कमीशन की कार्रवाई की सदारत करेंगे। तो लेकिन ये काम होगा जब हुकूमत इस सिलसिले में इसको इनिशिएट आगे करेगी किसी न किसी तरीके से। वो कैसे करती है ये अब देखने की बात है। इसके साथ ही एक मुतालबा कौमी असम्बली और सेनेट में तकरीरों के दौरान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा। बिंदियाल साहब और उससे पहले के 2-3 चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ऑडिट करने से इनकार करते रहे, बल्कि बिंदियाल साहब का इनकार ज़्यादा वाज़ेह है। तो इस इनकार के पीछे क्या वजह है? वजह एक ही है, कॉमन सेंस भी कहती है और हकीकत भी यही है, रिकॉर्ड भी ये कहता है कि वजह यह है कि दाल में, सुप्रीम कोर्ट की दाल में बहुत काला है। पिछले 10 साल में चीफ जस्टिस हजरात ने जो घपले किए हैं वो नाकाबिले यकीन है। जब ये कार्रवाई कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पर ये ऑडिट होगा तो ये सारे लोग पकड़ में आएंगे। मिसालें इसकी बहुत सारी है। मैं एक मज़े खेज़ मिसाल ये है कि वो जो गुलजारी लाल था पिछला चीफ जस्टिस, उसको इमरान खान ने रिश्वत के तौर पर 1 कनाल का प्लाट दिया। मज़े खेज़ की बात कर रहा हूँ, करप्शन की बात नहीं कर रहा। करप्शन तो ये माशाल्लाह सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक मुलव्वस हैं। मज़े खेज़ी की बात यह है कि जब उसको 1 कनाल का प्लाट मिला तो ये खुश होने के बजाय भागा भागा इमरान खान के पास गया, ये गुलजारी लाल था, और भागा भागा गया और कहा कि मैंने तुम्हारी इतनी खिदमत की है, तुम मुझे 1 कनाल का प्लाट दे रहे हो, मुझे 2 कनाल का प्लाट दो, 2 कनाल का। फिर इमरान खान इसे 2 कनाल का प्लाट दिया। हालांकि इसके पास प्लाटों की कमी नहीं थी। गुलजारी लाल ने बहुत प्लाट कमाए, बहुत माल कमाया, अरबों रुपया कमाया और अरबों रुपये लेकर ये भागा है पाकिस्तान से। और ये जो ट्रक्का वाला है, इसने अब वो जो मियां दाऊद साहब हैं, मशहूर बड़े ज़हीन किस्म के वकील हैं और उनके पास रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहता है, तो उन्होंने तो ये भी बता दिया कि ट्रक्का वाले ने एक प्लाट इस्लामाबाद में 35 करोड़ रुपए का लिया। 35 करोड़ रुपए का प्लाट हथियाया, 35 करोड़ दिए नहीं उसके, हथियाया। और गुलबर्ग में भी इसका प्लाट है, इसका एक प्लाजा भी है और पता नहीं क्या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साकिब नासूर ने जो धेर नगरी बचाई और वो जो डैम फंड था जिसमें साकिब निसार के अलावा भी जज मुलव्वस थे, उस बड़े घपले में मेगा करप्शन का स्कैंडल है, कभी न कभी उसने खुलना है, तो उसमें साकिब नासूर के अलावा 2-3 जज और भी मुलव्वस हैं। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों के बाद ये चीफ मौसूफ साहब जो हैं ये किस तरह ऑडिट की इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन ये ऑडिट एक न एक दिन होना है और ये पकड़े जाएंगे, और ये पकड़े जाएंगे तो ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आएंगे तो पता चलेगा कि इन साजिशी टोले का दिन का एक एक हिस्सा करप्शन करते हुए गुजरा और किसी काम का की इन्हें फुर्सत ही नहीं थी। तकरीर इनकी देखिए, वो तकरीर करते हैं जनाब, जो इमरान खान तकरीर करता है वही तकरीर अगले दिन ये करते हैं कि अमर बिल मरूफ हमारा मोटो होना चाहिए इस जंगी अदालत का। मतलब ये है कि जो इमरान खान की पार्टी जो कुछ पेश कर रही है वो अमर बिल मरूफ है। तो नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने एक बात की थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब सख्त इक़दाम उठाने का कतई, हतमी और नाकाबिले वापसी फ़ैसला हो गया है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि इमरान खान ने हर उम्मीदवार से 10 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उसे टिकट देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो जब वो उम्मीदवारों से मिलता है तो एक बात कसदन करता है, ज़ाहिर है किसी इस मकसद के लिए नहीं कि कल को हमने ये करना है, डट जाना है, कसदन करता है ताकि एक पैगाम 2 जगह पर पहुँचे।
वो हर उम्मीदवार से ये कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस शर्त पर टिकट दे रहा हूँ, एक तो 10 करोड़ ले ली है, तो शर्त ये है कि तुमने बहादुरी के साथ मेरा साथ देना है, बहादुरी के साथ तुमने मेरी मदद करनी है, क्योंकि इस मरतबा मैंने बरसर इक़्तिदार आने के बाद जर्नलों को उल्टा टांगना है। वो जर्नलों के नाम भी लेता है किन किन को उल्टा टांगना है। ये पैगाम दो जगह पहुँचाया जाना मकसद है। एक तो ज़ाहिर है जर्नलों को ही पहुँचाया जाना है कि मैं तुम्हें आकर टांग दूँगा, हालांकि ये उसे पता है कि नहीं टांगेगा, नहीं टांग सकता, इसलिए हुकूमत में आने ही नहीं है, तो टांगेगा कहाँ से। लेकिन मकसद उन्हें पहचाना, उन्हें मुश्तल करना है, ताकि वो फौरी तौर पर इश्तिहाल में आकर कोई न कोई ऐसा इकदाम कराएं जो कि ज़ाहिर है सूटेबल ना हो। दूसरा पैगाम ये क्या दे रहा है? दूसरा पैगाम का असल जो चीज़ है ना, कि जिसमें इसका लहजा कि मैंने तो बरसे इक़्तिदार आना है, तो उस मैसेज को देने का क्या मकसद? इसे पता है कि इलेक्शन में ये नहीं जीत रहा, बल्कि इलेक्शन में ये खुद अंदर होगा, जेल में होगा, तो उससे पहले इसने भागने की कोशिश करनी है। तो मैसेज देने का मकसद दरअसल ये है, ये फ़ज़ा बना रहा है लोगों को, उम्मीदवारों को, कि इलेक्शन तो मैंने जीतना, मेरी पार्टी ने आना है, ताकि वो इसका टिकट लें, 10-10 करोड़ रुपए दें और इसके पास एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाए। अभी तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ 5 अरकान कौमी असम्बली ने इसे 10-10 करोड़ दिए हैं और 5 से ज़्यादा गिनती नहीं बढ़ी। लेकिन इसका मकसद ये है कि लोगों को यकीन हो जाए कि मैं हुकूमत में आ रहा हूँ, वो मेरा टिकट लेने के लिए आए और 10-10 करोड़ दे, ताकि मेरे पास 4-5 अरब रुपए की मज़ीद रकम जमा हो जाए। ये उसका टारगेट है। तो अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई। 50 करोड़ तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है इसके पास, तो इसका तो टारगेट ही कुछ और है। तो ये फ़ज़ा एक बनाई जा रही है, यानी कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को ये बताना कि मैंने जीतना है और तुम मुझे 10-10 करोड़ दो। अब यहाँ ये भी एक नुक्ता है कि जो उम्मीदवार, 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता ये है कि जो उम्मीदवार 10 करोड़ टिकट हासिल करने के लिए खर्च कर सकता है, वो अपनी इंतखाबी मुहिम पर कितना खर्च करेगा और फिर हुकूमत में आकर वो कितने गुना ज़्यादा वसूली करेगा। और दूसरा नुक्ता ये है कि ये जो दज्जाल किस्म के लोग बैठे हुए हैं मीडिया पर, जो मुसलसल एक तासुर बना रहे हैं कई बरसों से कि इमरान खान मिडिल क्लास की पार्टी है, तो ये कैसी मिडिल क्लास की पार्टी है कि जिसके उम्मीदवार को टिकट लेने के लिए 10 करोड़ की रिश्वत देना पड़ रही है। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।